नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। महायुद्ध, महाविनाश की कथा अब ऐसे ही कहती जानी पड़ेगी और आपको इसी तरह से सुनते रहना होगा, क्योंकि युद्ध नहीं रुक रहा है और जिस युद्ध को रोकने की दरकार है उसके लिए प्रयास करते हुए दुनिया के तमाम बड़े देश दिखाई तो पड़ रहे हैं, लेकिन शायद किसी को भी सफलता नहीं मिल रही है या सफलता मिले इसका कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है। ये कुछ बातें आपको अटपटी सी लग सकती हैं, लेकिन सच यही है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष या भीषण युद्ध चल रहा है उसका अंजाम क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन यूक्रेन के नागरिक आज जिन परिस्थितियों में, जिस बुरे हालात में हैं, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि राष्ट्र नायकों, राष्ट्र अध्यक्षों के अपने अपने युगों और अपने अपने स्वार्थ फिलहाल इतने ज्यादा प्रभावी हैं, इतने ज्यादा हावी हैं उनके मनोमस्तिष्क पर कि शांति की बात करना, शांति की बात सोचना बहुत दूर की बात लगती है। 7वें दिन की स्थिति पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि राजधानी कीव से लेकर के खार्कोव और कीव के इर्द गिर्द के तमाम वो छोटे शहर और इसी तरह खार्किव के इर्द गिर्द के तमाम महत्वपूर्ण स्थल इस समय सिर्फ वहां पर आग का गुबार, धुएं का गुबार, आग के गोले और हर कुछ ही मिनटों में, आधे घंटे के भीतर बड़े धमाकों की आवाज सुनाई पड़ रही है और सिर्फ उसके बाद चीख पुकार और राहत बचाव का वो छोटा सा प्रयास जो फिलहाल यूक्रेन का स्थानीय प्रशासन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। जहां तक आधुनिक सुविधाओं का, नागरिक सुविधाओं का सवाल है, क्योंकि रूस ने इतनी सघन बमबारी की है इन 7 दिनों के दौरान और अटैक्स का दौर इतना ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता इतनी खतरनाक है कि बहुमंजिला इमारत देखते ही देखते ढेर में बदल जा रही है, वो तहस नहस हो जा रही है। लेकिन तारीफ करनी होगी यूक्रेन की जनता की, जो फिलहाल अपने देश के राष्ट्रपति जेलेंस्की का पूरा सहयोग और समर्थन कर रही है, इसके बावजूद कि पूरी बर्बादी वो अपने ऊपर, अपने सर पर ले रही है। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हर उस एक दबाव को नजरअंदाज करते हुए, उसको किनारे रखते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, यूक्रेन को हथियार डालना होगा। सवाल यह है कि व्लादिमीर पुतिन ऐसा क्यों कह रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन के सामने यूक्रेन ने क्या ऐसी चुनौती दे दी जिसके कारण उनको इस तरह की बात करनी पड़ रही है? हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिका के बाद या अमेरिका के समकक्ष, ध्यान से ये बातें हम कह रहे हैं उसको सुनिएगा जरूर, अमेरिका के समकक्ष और अमेरिका से के बराबरी पर परमाणु और हाइड्रोजन बम से संपन्न रूस आखिर में यूक्रेन को इस कदर क्यों त्रस्त कर देना चाहता है, पस्त कर देना चाहता है? इसके पीछे का कारण है कि जो पिछले 2013 से लेकर के 2022 तक के बीच एक वाक युद्ध चला है यूक्रेन और रूस के बीच, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है और वो ये है कि यूक्रेन रूस का पड़ोसी होने के बावजूद रूस के साथ पड़ोसी का धर्म नहीं निभाना चाहता। उसको यूरोपीय संघ के साथ जुड़ाव अच्छा लगता है, उसको नाटो का सदस्य बनना अच्छा लगता है और वो यूरोपियन अंदाज में अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता है। जबकि रूस सोवियत संघ के टूटने के बावजूद अपने इर्द गिर्द के उन देशों के साथ पुराने यूएसएसआर के तरह संबंध को रखता है। हालांकि उस समय जो कुछ भी था, अर्थात 1991 के पहले या 1991 के बाद, वो सारी स्थितियां बदलते माहौल में दूसरे अंदाज में सामने आई, लेकिन उन देशों के साथ संबंध बराबरी का होते हुए भी इतना जरूर है कि हर एक देश रूस के आधिपत्य तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी मजबूती को स्वीकार करता है और इसी को चुनौती दी यूक्रेन ने और उसके ही कारण यूक्रेन ने एक रास्ता चुना यूरोपीय यूनियन का
और नाटो का सदस्य होने का, साथ ही साथ अमेरिका के साथ उसकी गलवहियां पिछले 5-7 सालों में ज्यादा चली। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार रहे हैं, वो है जेलेंस्की। दूसरा प्रमुख कारण यह रहा कि रूस यूक्रेन के उन 2 शहरों में जहां पर सबसे ज्यादा रशियन मूल के लोग रहते हैं, रशियन भाषा और संस्कृति और रूस के नागरिकों से अपना ज्यादा जुड़ाव रखते हैं, वहां पर यूक्रेन की सेना और पुलिस इस कदर उनके साथ ऐसा व्यवहार करती रही कि वो एक मानवीय त्रासदी की स्थिति बन गई, जिसे रूस ने स्वीकार किया कि रूस के इस कदर विरोध करने के बावजूद यूक्रेन मनमानी कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोहांस्क और दोनेत्स्क शहर की। ये पूर्वी यूक्रेन के वो 2 बड़े शहर हैं जो रूस से बिल्कुल सटे हुए भाग से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, और यहां पर विद्रोहियों के रूप में पिछले 5 सालों से अधिक समय से वो रशियन मूल के लोग जो हैं तो यूक्रेनी नागरिक, बराबर यूक्रेन की सरकार से, वहां की मिलिट्री से, पुलिस प्रशासन से लड़ती रही हैं, और उनको एक नैतिक सहयोग और हथियारों की सप्लाई तक रूस की आर्मी और वहां की पुलिस करती रही है। इन सब को यूक्रेन ने किनारे किया और रूस को बराबर की चुनौती देने के लिए हमेशा से एक ऐसी गुहार लगाई, वो भी नाटो देशों के साथ, कि वो यूक्रेन को अपना सहभागी बनाए। नाटो का सहयोगी बन जाने के बाद अगर यूक्रेन पर कोई हमला होता है तो अमेरिका सहित नाटो के वो तमाम देश जो फिलहाल एक साथ होकर के यूक्रेन की सहायता भी कर रहे हैं, वो यूक्रेन के साथ युद्ध भी लड़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वो ट्रीटी अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाते हैं तो उसके क्लॉजेस जो हैं, उसकी पहली शर्त यही है कि किसी एक देश पर हमला नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। और यूक्रेन की ये जो मानसिकता थी वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की की, जो फिलहाल इस समय वॉर हीरो के तौर पर करार दिए जा रहे हैं, और ये भी वेस्टर्न मीडिया और विशेष करके नाटो के सदस्य देशों का एक प्रोपेगेंडा है। सवाल तो यह है कि किस कीमत पर वो वॉर हीरो साबित किए जा रहे हैं। और आज नाटो के वो सारे देश या यूरोप के वो देश जो बाहर से तो समर्थन दे रहे हैं, हर एक समय पर या जब आक्रमण होता है, बड़ा हमला होता है, उसके बाद वो कहते हैं कि रूस को संभलना होगा, नहीं तो हम आक्रमण करेंगे। लेकिन किसी की भी सेना और कोई इस तरह का सहयोग अभी फिलहाल नहीं आया, सिवाय 1-2 कि चेचन और जॉर्जिया के नागरिक जो है वो यूक्रेन में उतरे हैं, वो लड़ाई करेंगे रूस की सेना के साथ। इसके अतिरिक्त बाहरी कोई भी सहयोग फिलहाल जमीनी हकीकत के रूप में सामने नहीं दिखा। और पिछले 7 दिनों से वो यही रहा है कि अमेरिका सहित तमाम वो देश इस बात का दावा कर रहे हैं कि रूस को धूल चटाई जाएगी, सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य सहायता दी जा रही है। लेकिन क्या उस यूक्रेन को सैन्य सहायता देकर के या आर्थिक सहायता देकर के किया जाएगा जब उस यूक्रेन को फादर ऑफ बॉम्ब के से तबाह किया जाएगा? कौन उसका आनंद लेगा जब वहां कोई रहेगा ही नहीं, जब पूरा यूक्रेनी समाज या यूक्रेनी नागरिक ही परमाणु बम या किसी अन्य इस तरह के रासायनिक हथियारों की जद में आ जाएंगे? क्या दुनिया इसी समय का इंतजार कर रही? सवाल यही है। इसलिए अगर जेलेंस्की को वॉर हीरो करार दिया जाता है, यूक्रेनियन नागरिकों के उनके हौसले को हम बहुत तारीफ तो कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन कीमत उसकी क्या अदा करनी पड़ सकती है, शायद हम में आप में जो ये इस बात को जानते हैं उसको अनुमान में लगा लेना चाहिए, उनको अनुमान कर लेना चाहिए। क्योंकि रूस के पास यूक्रेन ही नहीं, पूरी दुनिया या आधी दुनिया को कुछ ही घंटों में बेहद गंभीर तरीके से तबाह कर देने की ताकत है, क्योंकि परमाणु शक्ति तो है ही है उसके पास ऐसे घातक हाइड्रोजन बम है जो कीव शहर नहीं, खार्किव शहर नहीं, बल्कि आधे यूक्रेन को चंद मिनटों में तबाह कर सकते हैं। और सोचिए, जब यूक्रेन को लेकर के यूक्रेन के मुद्दे पर 30 देश एक साथ आए हुए हैं
और कोई भी यूक्रेनी सीमा में दाखिल नहीं हो रहा है किसी भी देश का सैनिक, तो सिर्फ और सिर्फ एक डर यही है कि रशियन मानसिकता जिस तरह से प्रभावी हो जाने के बाद जो एग्रेशन होता है, उसको इतिहास से सबक लेते हुए सभी देश समझ रहे हैं, क्योंकि फिर वो पीछे हटने वाले नहीं, और वो उतने शक्ति संपन्न, उतने ताकतवर हैं। इसलिए खबरों के अंदाज से ये बातें सही लग सकती हैं कि बहुत बड़ी चुनौती यूक्रेन की सेना दे रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना बहादुरी दिखा रही है, कोई ऐसी चुनौती नहीं दे रही है, कम से कम जो सैन्य विज्ञान के कुछ सिद्धांतों को जानते या समझते हैं। हां, उनका मनोबल इस कदर है कि रूस के सामने मुश्किलें आ सकती हैं। वो मुश्किलें, उनका आर्थिक आधार बेहद कमजोर हो सकता है, क्योंकि हर दिन अरबों डॉलर का खर्चा अब आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वायुसेना और स्थल सेना की यूनिफाइड अटैक मोड उनका आगे बढ़ रहा है, वो प्रोग्राम उनका आगे बढ़ रहा है, उसमें बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक आक्रमण के समय खर्च की स्थिति ज्यादा बनती है, और रूस को ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि पुतिन का अब एकमात्र लक्ष्य है कि बातचीत से दूर हटे जेलेंस्की को किसी भी कीमत पर मजबूर करना बातचीत के लिए और रूस की शर्तें मानने के लिए। जबकि जेलेंस्की ये कह रहे हैं, न हम झुकेंगे और न हम हारेंगे। अब तीसरी बात भी वो कह रहे हैं, नहीं हारेंगे। ये बात शायद इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा सहयोग वेस्टर्न कंट्रीज का और नाटो का, खास करके अमेरिका का, और सब के जो सहायता राशि है वो करोड़ों और अरबों डॉलर की है। हम कुछ ही समय बाद आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि कौन कितनी राशि का सहायता राशि की घोषणा कर चुका है, और अगर उतनी सहायता राशि मिली तो यकीन मानिए जिस तरह की बर्बादी अभी तक यूक्रेन में हुई है उसकी पूरी भरपाई नहीं हो सकती। हां, पुनर्संरचना के लिए अपने वजूद को कम से कम कायम कर सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्बादी हो चुकी है। इसलिए इस वॉर को, बराबरी की लड़ाई को करार देना कतई उचित नहीं है। हां, मानवता कराह रही है, एक डर के साए में दुनिया जी रही है कि कहीं हाइड्रोजन बम तक का इस्तेमाल व्लादिमीर पुतिन न कर दें, क्योंकि उनके परमाणु आणविक शक्ति से संपन्न पूरी की पूरी यूनिट या कमांड इस समय सक्रिय हो गई है। और एक खबर के मुताबिक पुतिन के परिवार के लोगों को साइबेरिया के एक स्थान में, एक दुर्गम स्थल में उनको बेहद सुरक्षित एक घर के अंदर रखा गया है। और जब यह स्थिति आई है, क्योंकि यूक्रेन के पर हमले के बाद अब पुतिन को यह लगने लगा है कि कोई ना कोई ऐसी गलत फहमी के तहत कार्रवाई नाटो के देश कर सकते हैं, और उस स्थिति में यूक्रेन को ही नहीं तबाह करेगा बल्कि यूरोप के कुछ देशों को भी तबाह करने के लिए पुतिन आगे बढ़ सकते हैं। और उस तबाही के लिए जिस अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल होगा उसका आप सहज अनुमान लगा सकते हैं, जिसके बारे में बोलने पर भी रूह कांप उठती है। तो सवाल यह है कि दुनिया किस मुहाने पर खड़ी है। एक बेहद खतरनाक स्थिति का सामना 21वीं शताब्दी का ये मानव समाज कर रहा है, और हर एक देश अब इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि शांति की वास्तविक पहल कोई कर ही नहीं रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं। और एक बेहद खतरनाक अंदाज में पुतिन यूक्रेन को पीट रहे हैं, उसे तबाह कर रहे हैं, और जेलेंस्की फिलहाल लोगों की नजर में वॉर हीरो तो बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वॉर हीरो अगर कोई है तो यूक्रेन की वो जनता है जो बिना हथियारों के भी सड़कों पर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के सामने आकर के खड़ी हो जाती है, और अपने राष्ट्रीयता, अपने अस्तित्व, अपने वजूद के लिए वो मरने और मारने को तैयार है। वॉर हीरो वो है। सच ये है कि 7वें दिन स्थिति बेहद खराब है, क्योंकि एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि खार्किव शहर में तबाही मचा दी है रूसी सैनिकों ने। खार्किव के मिलिट्री एकेडमी पर हमला किया है, और खार्किव में रूसी सेना ने इस कदर हमले को इंटेंस किया है कि पुलिस विभाग के बिल्डिंग को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, और विशेष करके टारगेट करके मिलिट्री एकेडमी की बिल्डिंग, पुलिस एकेडमी की बिल्डिंग को उन्होंने खत्म किया है, क्योंकि वहां लॉ ऑर्डर की और सैन्य कोई भी सहायता अगर देनी हो खार्किव शहर को तो वो उपलब्ध ही न कराए जा सके, उनका कमांड सिस्टम खत्म हो जाए। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि खार्किव और कीव के उन स्ट्रेटेजिक
महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स को वो तबाह कर रहे हैं, उनके कमांड सिस्टम को वो तबाह कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी जगहों पर उनको कब्जा करना है। ये रणनीति बन चुकी है। 112 लोग घायल हुए हैं एक हमले में, वो रॉकेट हमला था, और 21 लोग मारे गए हैं। खार्किव को बेहद खतरनाक अंदाज में रूसी आक्रमण में तबाह किया गया है। लगभग 12 से 14 घंटे के समय अंतराल के दौरान किए गए बमबारी के दौरान, जिसमें रॉकेट हमला, मिसाइल अटैक और साथ ही साथ अब यह भी बताया जा रहा है कि आर्टिलरी अटैक भी किया जा रहा है। तो खार्किव में भी उसके इर्द गिर्द रूसी सेना, पैदल सेना वहां पे मौजूद है, और इसी तरह कीव में भी मौजूद है। अब हम आपको कुछ तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि खार्किव की बर्बादी कैसे हुई, लेकिन बहादुर यूक्रेनी समाज या यूक्रेनी नागरिक हर उस जगह पर रूसी फौजों का डट कर सामना कर रहे हैं। उनके बहादुरी के लिए जरूर उन्हें सलाम करना चाहिए। यह मानव समाज के सामने एक बड़ा उदाहरण के तौर पर सामने रखा जा सकता है, एक मिसाल है। तो आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं खार्किव की तबाही को। भीषण बमबारी में खार्किव किस तरह से बर्बाद हुआ है, और वहां पर किन महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है, और देखते ही देखते कुछ प्रक्षेपास्त्रों और रॉकेट हमले में बहुमंजिला इमारत किस तरह से ढेर बन गई, ढेर में तब्दील हो गई, माफ करिएगा। और ये सुमी शहर में आप देख सकते हैं कि आर्मी के बढ़ते कदम को रोकने की कवायद है, और किस तरीके से रशियन आर्मी का मूवमेंट है। सुमी शहर यूक्रेन का एक छोटा शहर है, लेकिन महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। चेर्निहाइव के लोग, आप उनके ताकत को देखिए, उनके हौसले को देखिए कि एक साथ खड़े हैं और बढ़ते रूसी बख्तरबंद वाहन को रोक रहे हैं, और उनसे सीधा सीधा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि वो किस हैसियत से और किस लक्ष्य को पाने के लिए उनके शहर में आक्रमणकारी बन के वो घुसे हैं। और इसका जवाब रूसी सैनिकों के पास नहीं है, क्योंकि वो कमांड सिस्टम के तहत वो काम करते हैं, और कमांड कंट्रोल सिस्टम से उन्हें आदेश मिला है उन शहरों पर कब्जा करने का। तो चेर्निहाइव के लोग तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, रशियन बख्तरबंद गाड़ी के सामने खड़े हैं, और उसके चालक और उसमें बैठे सैनिकों के साथ वो सीधे संवाद कर रहे हैं, उनसे लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। चौथी तस्वीर बंदी रूसी सैनिक की भी आप देख सकते हैं। ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो पिछले 3-4 दिनों से हम देख सकते हैं, जिसमें यूक्रेन की तरफ से दावा तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन उस दावे में इतनी ताकत नहीं है कि यह दिखाया जाए कि यूक्रेन के लोग, यूक्रेन के सैनिक रूस पर प्रभावी हो रहे हैं। क्योंकि इस तरह की तस्वीरों के माध्यम से हम यूक्रेनी रेजिस्टेंस को तो देख सकते हैं, लेकिन वो रूस पर प्रभावी हो रहे हैं, रूस पर भारी पड़ रहे हैं, ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता। क्योंकि रूसी सेना, पैदल सेना अर्थात जो उनके इन्फेंट्री है, उसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उन स्थितियों में कहीं ना कहीं उनके बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है। अगर वो क्षतिग्रस्त होते हैं या उनके टैंक क्षतिग्रस्त होते हैं, तो उसमें बैठे सैनिकों को स्थानीय नागरिकों की मदद से, जो यूक्रेनी सेना के लोग मोर्चाबंदी किए हुए हैं शहरों की, वो उन्हें पकड़ लेते हैं। तो कुछ इसी तरह का एक दृश्य आप चौथे तस्वीर में देख सकते हैं। और इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि यूक्रेनी सेना के पहरे में कुछ रूसी सैनिक हैं, वो बंदी हैं। तो ये भी स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में 1 लाख 1.5 लाख खार्किव शहर को घेरने में लगे हुए हैं, और 1 लाख से अधिक कीव शहर को। तो इस तरह के मूवमेंट में ऐसी स्थितियां या परिस्थितियां बनती हैं, आप देख सकते हैं। और कीव की तबाही का ये दृश्य आप 5वीं तस्वीर में देख सकते हैं, जबकि 6ठी तस्वीर में ये भी एक प्रोपेगेंडा, वॉर प्रोपेगेंडा के तहत इस तस्वीर को वायरल किया गया है सोशल मीडिया में कि यूक्रेनी सैनिक डांस कर रहे हैं। अब वो डांस किस लिए कर रहे हैं, किस मौके पर कर रहे हैं, ये नहीं है, लेकिन हाँ, इससे उनका जज्बा, उनका हौसला बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। और इससे पूरी दुनिया में यूक्रेन के रेजिस्टेंस का एक तौर तरीका, एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिससे ये दिखाया जा रहा है कि रूस की इतनी बड़ी ताकत को छोटे से यूक्रेन और वहां की सेना ने इतनी बड़ी चुनौती दी कि 7 दिन में भी रूस न तो खार्किव न तो कीव को पूरी तरह से कब्जा कर पाया। और इस इतनी बात को साबित करने के लिए वेस्टर्न मीडिया
कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जिम्मेदार है और शायद ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई वेस्टर्न मीडिया अपने हिसाब से अपने हितों के लिए लड़ रही है। तो ये आप देख सकते हैं खारकों में टैंक को तबाह करने के बाद का ये दृश्य है। तो इन दृश्यों के माध्यम से सिर्फ ये सोशल मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है। इन दृश्यों पर आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वास्तव में रूसी सेना को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जहां 1.5 से 2 लाख सैनिकों का, उनके कन्वॉय का मूवमेंट है, वहां पर कुछ इस तरह की स्थितियां बनेंगी कि रूसी सैनिक या उनकी बख्तरबंद गाड़ियां या टैंकों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको युद्धबंदी बनाया जाएगा। एक सूचना और खबर के मुताबिक जिसको यूक्रेन के तरफ से प्रोपोगेट किया जा रहा है वो ये है कि 5500 से अधिक रूसी सैनिक अभी तक मारे जा चुके हैं, और कहा तो यह जा रहा है कि 10,000 रूसी सैनिक मार दिए गए हैं। लेकिन इन दावों में तब तक कोई सत्य नहीं कहा जा सकता पूरी तरह से जब तक उसको आधिकारिक उसकी पुष्टि न कर दी जाए। हालांकि युद्ध की इन स्थितियों में आधिकारिक पुष्टि अंततः नहीं हो पाती है। ये दावे और प्रतिदावे किए जाते हैं, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि रूस के भयंकर और भीषणतम हमले में यूक्रेन का हर वो शहर बुरी तरह तबाह हो चुका है, जो आधुनिक मानदंडों में एक बेहतर शहर के तौर पर जाना और समझा जाता था। रूस के आक्रमण में यूक्रेन की तबाही, और इस तबाही के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति का संबोधन, ये भी एक बड़ा वो आप कह सकते हैं मोड़ है इस पूरे युद्ध का, जिस पे आगे आने वाले समय में एक बड़ा असर हो सकता है। तो व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी भी कह सकते हैं और उन्हें समझाया भी गया है। तो व्लादिमीर पुतिन को किस अंदाज में उन्होंने समझाने की कोशिश की है, यूक्रेन को क्या संदेश देने की कोशिश की है, बाइडेन ने अपने संबोधन के दौरान, हम इसको आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं, बताते हैं। तो बाइडेन ने सीधे तौर पर यह कहा है कि रूस ने हमला किया, ये गलत है, नाटो और पश्चिमी देश उसका जवाब नहीं देंगे, ये पुतिन ने गलत तरीके से सोच लिया है, गलत अनुमान कर लिया है, और रूस को हम मनमानी नहीं करने देंगे, ये भी बाइडेन ने कहा है। यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा है, ये भी बाइडेन ने कहा है। यूक्रेन को कमजोर समझना पुतिन की सबसे बड़ी गलती है, ये भी बाइडेन ने कहा है। दुनिया में लोकतंत्र और तानाशाही के बीच जंग छिड़ी है, तानाशाह बताया है उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को। बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति को तानाशाह बताया है और कहा है कि इसकी कीमत पुतिन को चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन में रूसी सेना के खिलाफ इस संघर्ष में शामिल नहीं होगी अमेरिका की सेना, ये भी कहते हैं वो। एक तरफ पुतिन को लगता था कि यूक्रेन कमजोर है, उसे आसानी से रौंदा जा सकता है, लेकिन उसका ये अनुमान गलत निकला। हालांकि वो ये मानते हैं कि पुतिन ने अनुमान गलत किया, लेकिन बेहद बुरी तरीके से पुतिन हमला कर रहे हैं, ये मान रहा है अमेरिका और नाटो भी। और हर एक इंच जमीन की रक्षा नाटो और अमेरिका करेगा यूक्रेन की, ये बात भी जो बाइडेन ने कही है। और $1 अरब की आर्थिक मदद करने का भी भरोसा दिलाया है, उसकी घोषणा जो बाइडेन ने की है। तो ये जो बाइडेन के वो संदेश हैं जो उन्होंने यूक्रेन को देने की कोशिश की, रूस को देने की कोशिश की, और शायद नाटो के उन देशों को भी देने की कोशिश की जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जो बाइडेन अमेरिका का दृष्टिकोण तो ये कुछ ऐसे बयान हैं जो बाइडेन के, जो रूस को कहीं ना कहीं उद्वेलित कर सकते हैं, उसे उकसा सकते हैं, और उकसाने की उसकी जो बात होगी वो प्रतिक्रिया के तौर पर अब व्लादिमीर पुतिन या उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से या रूस का जो दृष्टिकोण होगा उसे भी पेश करने की कोशिश की जाएगी। और एक खबर के मुताबिक अब ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के इशारे पर नाच रहा है। बातें देखने में तथ्यात्मक रूप से ये अगर इस पक्ष को देखा जाए तो सही भी लगती हैं, क्योंकि जेलेंस्की ने शुरू से ही, जब से उन्होंने पुतिन के साथ अपने मतभेद को आगे बढ़ाया, तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ
जेलेंस्की की कोशिश रही कि वो यूरोपीय देशों के साथ ज्यादा नजदीकी बनाए और नाटो के सदस्य बने, और साथ ही साथ उनकी सदस्यता जैसे ही मिले रूस में नाटो की एक स्ट्रैटेजिक और आक्रमणकारी सेना की टुकड़ी भी तैनात हो। और आप समझ सकते हैं कि पुतिन ऐसा कभी नहीं होने देना चाहते थे और ना होने देना चाहेंगे, और शायद यही कारण है कि अगर ये स्थिति बनी तो परमाणु युद्ध अंतिम विकल्प होगा, जिसका इस्तेमाल करने से व्लादिमीर पुतिन नहीं चूकेंगे। और यह बात अब जो बाइडेन भी समझ रहे हैं, इसलिए अपने संबोधन में वो बड़ी बातें तो कर गए, लेकिन सीधे तौर पर एक एक इंच जमीन की रक्षा करने की बात जो बाइडेन ने कह दी, लेकिन जो बाइडेन ने यह नहीं बताया कि रूस की बढ़ती हुई आक्रमणकारी सेना को रोकने का प्लान क्या है। क्योंकि यकीन मानिए, इन सारे सैन्य और आर्थिक सहायता के बावजूद यूक्रेन के वर्तमान सेना में इतनी ताकत नहीं है कि वो रूस की सेना को रोक ले। हां, ये और बात है कि रूस आर्थिक तौर पर इतना कमजोर हो जाए कि वो इस बड़े सैन्य अभियान को ज्यादा दिन तक न चला पाए। लेकिन उन परिस्थितियों में बार बार ये बात जरूर कहना पड़ेगा कि तब रूस अपने अंतिम विकल्प का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा, क्योंकि ये रूस के ताकत के साख का सवाल है और साख खत्म करना कतई रूस नहीं चाहेगा। और इसीलिए बाकायदा रूस का आणविक संचालन केंद्र और उसको कमांड देने वाली पूरी की पूरी यूनिट पूरी तरह से राष्ट्रपति पुतिन के इशारे पर और उनके सलाह मशवरे के आधार पर कार्रवाई कर रही है। उनके सैनिकों का जो आणविक हथियार चलाने में सिद्धहस्त हैं, जो उसके विशेषज्ञ हैं, उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी पिछले 2 दिनों से बाकायदा चल रहा है। ये खुफिया जानकारी ब्रिटेन की तरफ से भी दी गई, अमेरिका की तरफ से भी दी गई। और जब ये दोनों देश जानते हैं, फ्रांस इस बात को समझ रहा है कि रूस उन स्थितियों में ऐसा करने से नहीं चुकेगा, तो फिर इस तरीके से यूक्रेन को क्यों ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। हालांकि एक बात जरूर है कि जो बाइडेन ने युद्ध के शुरू होने के तीसरे या चौथे दिन के एक समय अंतराल के दौरान सीधे सीधे जेलेंस्की से देश छोड़कर कहीं शरण लेने के लिए सहायता देने की बात की थी, लेकिन जेलेंस्की ने उनके इस बात को या इस अनुरोध को या इस सलाह को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन वो अकेला रहकर ही अपने देश की अगुवाई करेंगे और लड़ते लड़ते वो अपने आप को शहीद कर लेंगे, लेकिन देश नहीं छोड़ेंगे। शायद जेलेंस्की की ये बात अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए एक बड़ी बात थी, लेकिन जिस तरीके से एक बेमेल या गैर बराबरी की लड़ाई ये लड़ी जा रही है, उसमें जेलेंस्की वॉर हीरो हो तो जरूर जा रहे हैं, लेकिन रूस के सभी शहरों की तबाही इस कदर बेहद खतरनाक स्थिति में है, इतने खतरनाक मंजर हैं कि उसका उल्लेख भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि अब वैक्यूम बम, क्लस्टर बम का इस्तेमाल रूस की तरफ से एक आम बात हो गई है किसी भी हमले के दौरान, और हर 1 से 2 घंटे के अंतराल पर वहां सायरन बज उठते हैं और भीषण रॉकेट हमला, प्रक्षेपास्त्रों से हमला, आर्टिलरी हमला, पैदल सैनिकों के कन्वाय का मूवमेंट, ये अब हर एक शहर में आम बात हो गई है। उस स्थिति में अगर हम इस बात को कहें कि यूक्रेन एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, ये गलत होगा। हाँ, यूक्रेन के बहादुर लोग और वहां के सेना की कुछ टुकड़ियां जिस अंदाज में ये लड़ाई लड़ रही हैं, उनके बहादुरी की हमें तारीफ करनी होगी। लेकिन रूस के आक्रामक रवैये और तेवर के आगे यूक्रेन की बर्बादी हो रही है, जिसके लिए पूरी दुनिया जिम्मेदार है, क्योंकि दुनिया वास्तव में शांति की वो पहल नहीं कर रही है जिस पहल के जरिए यूक्रेन को समझाया जा सकता है, रूस को समझाया जा सकता है। इन्हीं के बीच भारत की कुछ बातें, भारत के कुछ प्रयास बेहद महत्वपूर्ण हैं और शायद यूक्रेन और रूस दोनों को एक न एक दिन भारत की बात माननी पड़ेगी, और वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ शांति वार्ता ही एकमात्र विकल्प है। अंतिम विकल्प का इस्तेमाल अगर किया गया तो मानवीय त्रासदी से आगे और किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन शांति वार्ता के जरिए उस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है जिस लक्ष्य के लिए व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की फिलहाल अपने आप को युद्ध की आग में
झोंके हुए हैं।